अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सर इब्रार और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर AR कॉलेजिएट। और हमारे दो चैप्टर हो गए थे फिज़िक्स के। अब इंशाल्लाह आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायनेमिक्स। तो आइए चले देखते हैं। तो इसके सबसे पहला सवाल था कि फोर्स क्या होती है। ये ताकत या कुव्वत, ठीक है। और इसको एक और वो क्या एक ज़बान में वो कहते हैं कि तवानाई, ठीक है। तो तवानाई भी इसको कहते हैं। अब फोर्स काम क्या करती है। किसी भी जिस्म की हालत को या तो चेंज कर दे या तो चेंज करने की कोशिश करे। किसी जिस्म की हालत को चेंज कर दे, ये मार्कर है। मैं इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ये बेंड नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं फोर्स ही नहीं लगा रहा, मैं अपनी कोशिश नहीं कर रहा। तो फोर्स वो चीज़ जो किसी चीज़ की हालत को तब्दील कर दे या तो तब्दील करने की कोशिश करे, फोर्स कहलाती है। फोर्स का यूनिट क्या हमेशा रहेगा, न्यूटन में। अगला सवाल है आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या है। मोमेंटम की डेफिनेशन है बेटा, अ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन से मुराद इसका साथ में क्या दिया हुआ है, मास एंड वेलोसिटी। क्वांटिटी ऑफ मोशन की बात हुई है, मास और वेलोसिटी आ रहा है। अब भाई मास और वेलोसिटी एक साथ आ रहा है तो ये बनेगा कैसे, या इसकी डेफिनेशन ये हमें समझने के लिए इसका आसान तरीका ये आपको मैं मिसाल देता हूँ कि भाई आप क्या करते हो, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो उसमें वो गेंद है, वो कितनी भी स्पीड से आती है आप उसको आसानी से रोक लेते हो, या उसको कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाकर आपसे रोकी जा सकती, काबिले स्टॉप कर सकते हो आप उसको। लेकिन इसी के बरक्स आप क्या करते हो, एक ट्रक है, वो बिल्कुल एक खाली ट्रक भी हो, आप उसको वापस या रिवर्स या आगे या पीछे अकेले उसको नहीं खींच सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर। अगर उसका मास ज़्यादा होगा, प्लस में होगा, ग्रेटर होगा, चाहे उसकी वेलोसिटी कम हो, उससे काफ़ी कम हो या बिल्कुल ना के बराबर भी हो, वो स्टॉप भी हो, तब भी आप उसको रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों, उसका मास ज़्यादा है। इसके दूसरे अदर हैंड हम देखें कि कोई बॉडी का मास कम है, उसका वज़न कम है, जिससे मैंने मिसाल दी गेंद की। आप देखते हो कि वो गेंद कितने ऊपर जा रही होती है, वो जो शायद अफरीदी साहब छक्का मारते थे तो वो ग्राउंड से स्टेडियम के भी ऊपर तक जाती थी, फिर भी उसके बाद भी वो उनका तो ज़्यादातर कैच पकड़ ही लेते थे वो लोग। उस गेंद का मास कम होता था चाहे वेलोसिटी ज़्यादा होती थी, लेकिन मास कम था, हम आप उस गेंद को आसानी से रोक सकते थे। किसी भी जिस्म में हरकत की कितनी मिकदार होती है, जितनी मिकदार होती है उसको आप मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड, और इसको आप न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। न्यूटन मास के लिए आया, सेकंड वेलोसिटी के लिए आया, ठीक है बेटा। अब अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। तो हमारा तीसरा सवाल था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बता रहा है, कहते हैं कि भाई दो बॉडीज़ थी, मास m1 की और m2 की, उनकी वेलोसिटी थी u1 और u2, और वो कहता है कि अगर m1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी m2 से, तो ये m1 क्या करेगा, m2 के साथ जाकर कोलाइड करेगा, उससे टकराएगा। इन दोनों के टकराने के बाद, ये पहली बात थी कि अगर m1 की वेलोसिटी m2 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी, तो ये बॉडीज़ दोनों आपस में कोलाइड करेंगी, आपस में टकराएंगी, और टकराने के बाद दोबारा सेम m1 v1 हो जाएगा और m2 v2 हो जाएगा। दोनों की वेलोसिटीज़ में भी और दोनों के मास में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो सिंपल हमें क्या बताता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोल्यूशन क्या था, m1 u1 m2 u2, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोल्यूशन भी क्या था, m1 v1 और m2 v2। तो इस सवाल में बेटा सिंपली वो बता रहे हैं कि कोई भी बॉडीज़ होंगी, अगर वो आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद ना उनके मास में कोई डिफरेंस आता है और ना कोई उनकी वेलोसिटी में डिफरेंट आता है, वो तमाम दोनों क्या रहती हैं, सेम एज इट इज़ रहती हैं। और इसी बेटा इस इक्वेशन से ये जो एक फार्मूला आपका बनेगा, इसी से ही आपके इस चैप्टर के भी एक दो न्यूमेरिकल्स हैं आएंगे जो इससे सॉल्व होंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है, जिससे एक तो न्यूमेरिकल आप देखेंगे वो इंशाल्लाह हम कराएंगे कि जिसमें हमने क्या
वेलोसिटी फाइंड करनी होगी और एक वेलोसिटी दी गई होगी, दूसरी फाइंड करनी होगी, तो ये फार्मूला लाजमी इसको नोट डाउन कर ले, अपने पास एक्स्ट्रा से लिख ले कि इससे आगे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सॉल्व होंगे। इसके बाद चलते हैं, हमारा 4th क्वेश्चन है। आइए चले देखते हैं। अगला सवाल है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें वो क्या बता रहे हैं, एवरी बॉडी मूविंग और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। भाई फर्स्ट लॉ में हमें वो बताता है कि हर एक बॉडी अपनी एक सिमत में, एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, चल रही होती है, तब तक वो रुकती नहीं है, तब तक वो आगे बढ़ती नहीं है जब तक उस पर बैरूनी कोई फोर्स लगती नहीं है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि भाई जिस तरह एक गेंद, एक बॉल ली मैंने आसमान की तरफ फेंकी, इसमें कहता वो ये है कि वो बॉल एक बार आपने आसमान की तरफ फेंकी वो कभी भी नीचे नहीं आएगी, वो आसमान की तरफ जाती जाएगी। क्यों? आपने एक फोर्स लगाई है। लेकिन कहें कि भाई वो बॉल तो नीचे आती है, ज़मीन पर गिरती है, दोबारा एक बार वो ऊपर मारते हैं, कोई हिट भी करता है तो वो वापस नीचे आती है। वो नीचे कैसे आती है? सबसे मेन जो दो चीज़ें, एक सबसे पहले ग्रेविटी और दूसरा है एयर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से वो बॉल वापस, पहले उसकी स्पीड कम होती है और दूसरा ग्रेविटी की वजह से वो वापस नीचे आती है। कि भाई ये याद रखिएगा, अगर ग्रेविटी और ये एयर हम निकाल दें अपने एटमॉस्फेयर से, तो उसके बाद वो गेंद या कोई भी चीज़ अगर आप एक बार धक्का दोगे या एक बार चलाना शुरू करोगे वो कभी भी नहीं रुकेगी। वो टायर क्यों रुकता है? फिर दोबारा वो ग्रेविटी, एयर और साथ में क्या आ जाती है, फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से वो टायर रुकता है। अगर ये तीन चीज़ें हम रिमूव कर दें तो भाई वो हमारी बॉडी रुकेगी नहीं, वो आगे चलती रहेगी, अपना काम करती रहेगी। जिस तरह स्पेस में हम क्या करते हैं, ये चीज़ बंदा भी चला जाता है वो हमेशा फ्लोट करता रहता है। क्यों? वहाँ ग्रेविटी नहीं है, जिसकी वजह से उस पर एक बार एक्शन हुआ हुआ होता है, एक बार उस पर फोर्स लगाई हुई होती है, वो हमेशा चलती रहती है। हमारा सेकेंड लॉ क्या है? फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन टू इट्स ऑन डायरेक्शन। इसकी आसानी से मिसाल की बाइक का हैंडल देखते हैं तो जिस तरफ उसका हैंडल मूव हुआ हुआ होता है, जिस तरफ उसका रुख होता है, आप उसका एक्सीलरेशन करते हैं, उसका एक्सीलरेटर आप देते हैं, उसको स्पीड बढ़ाते हैं तो वो उसी तरफ मूव करता है। इंसान भी खड़ा होता है तो वो जिस तरफ उसका रुख होता है तो वो उसी तरफ चलता है, ना कि ये नहीं कि वो देख रहा आगे और वो इस तरफ जा रहा है या उस तरफ जा रहा है। तो इस लॉ में बता रहे हैं कि भाई जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी वो उस तरफ वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का क्या होता है, एक रद्द अमल होता है। इसकी मिसाल आपने ऐसे देखी होगी कि पुल्ली, आपने सवाल देखा होगा या पुल्ली कहीं पर लगी हुई देखी होगी, उसमें आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। उसको बाल्टी को, बकेट को आप नीचे की स्ट्रिंग को क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, लेकिन वो बकेट क्या आती है, अपोजिट ऊपर की तरफ आती है, वो ऊपर खींच रही होती है, ऊपर आ रही होती है। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है कि हर अमल का क्या होता है, रद्द अमल होता है, लेकिन क्या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसके अपोज होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास गेंद थी, हम क्या मारते हैं, उसको आगे की तरफ हिट करते हैं, आगे की तरफ फेंकते हैं, आगे की तरफ मारते हैं, लेकिन वो टकरा कर क्या आती है, वापस हमारी तरफ आती है। हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास वापस आता है। तो बेटा ये न्यूटन के थर्ड लॉ थे। इंशाल्लाह आगे भी सवाल चलते रहेंगे। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है तो बाकायदात हमारी वीडियोस के लिए आप लाजमी देखते रहें। और इसी तरह हमारे सर रहीम ने भी एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उसका भी लिंक हम वीडियो के बाद या फिर अपने चैनल में डाल देंगे, तो उसको भी थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, और थोड़ा उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं तो वो भी आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।